जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 2 परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 9 तक के हल को देखेंगे। इन प्रश्नों के हल आपको देखते देखते याद कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसने भी वीडियोस नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक है, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे पास। सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 nm तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल मोल इनवर्स में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी की बात की गई है। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ऊर्जा बराबर E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब आप जानते हैं कि यहाँ न्यू जो होता है ये हमारा C अपॉन लेमडा के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, एच सी अपॉन लेमडा। तो देखिए इस तरह का एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है। H जो है यहाँ हमारा प्लांक नियतांक है। H क्या है हमारा यहाँ पे प्लांक नियतांक है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है H इज इक्वल्स टू 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्या है हमारा C क्या होता है प्रकाश की चाल, और इसकी भी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या मीटर इनवर्स बोल सकते हैं जिसे हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, तरंगदैर्ध्य जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दी हुई है हमारे पास में 242 nm यानी कि नैनोमीटर। तो अब ये देखिए तरंगदैर्ध्य जो है ये नैनोमीटर में है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से तरंगदैर्ध्य हमारे पास में मीटर में क्या आ जाएगी, 242 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को कौन सी वैल्यूज़ हैं अब हमारे पास में, एक तो लेम्डा की वैल्यू, दूसरी प्रकाश की चाल, और उसका एच प्लांक नियतांक जो है इसकी वैल्यू। तो अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। कौन से सूत्र में, एनर्जी के इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारे पास में एनर्जी निकल के आ जाएगी। चलिए तो अब हम ई के इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। H की वैल्यू है हमारे पास में 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और प्रकाश की चाल C की वैल्यू है हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या मीटर इनवर्स बटे H की वैल्यू क्या है हमारे पास में 242 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर में। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, किस राशि में आएगी, किस इकाई में आएगी, तो वो आएगी जूल में। देखिए कैसे, मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ ये इन्वर्स दिया हुआ है सेकेंड इन्वर्स, तो यहाँ पे ये इस सेकेंड को कैंसिल आउट करेगा। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास में, ओनली जूल। तो जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 8.21 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 जूल, यहाँ हमारे पास में इसकी एनर्जी आएगी। अब चूंकि हमारे पास में क्या पूछा है, आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा प्रति मोल पर देखेंगे हम, प्रति मोल पर। तो देखिए 1 मोल, या हम क्या कह सकते हैं उसको, आवोगाद्रो संख्या 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस आयनन ऊर्जा को प्रति मोल पर लेंगे। तो हमारे पास में प्रत्येक मोल के लिए एनर्जी उसकी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 8.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई, हम इस एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा E = 444,000 जूल। ये हमारे पास में जूल में एनर्जी आई। लेकिन हमें इस प्रश्न में पूछा है एनर्जी किलो जूल पर मोल पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या, किलो जूल पर मोल है ये, अब हमें क्या चाहिए, किलो जूल पर मोल पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, चूँकि आप जानते हैं कि 1 जूल = होता है 10⁻³ किलो जूल, इसलिए अब हम इसको किलो जूल में जब परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर E की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 444 किलो जूल पर मोल, या आप इसे जब प्रति यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो मोल इनवर्स लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पावली सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का उपयोग क्यों होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पावली अपवर्जन सिद्धांत को समझना होगा। तो मैंने इस सिद्धांत को यहाँ पहले से कॉपी कर रखा है, बिकॉज लिखने में मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है और वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर रखा है। देखिए क्या कहता है पावली अपवर्जन सिद्धांत, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। देखिए, हो सकता है कि किसी भी परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए 3 क्वांटम संख्याएं सेम आ जाएं। जैसे कि हीलियम के लिए उदाहरण यहाँ लिए हमने, हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान समान है, किंतु चक्रण विपरीत होता है, अर्थात स्पिन क्वांटम संख्या भिन्न हो जाती है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, एक ही दिशा में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में कभी नहीं होते, ये एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एक क्लॉकवाइज होगा, यानी एक दक्षिणावर्त होगा तो एक वामावर्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस नियम की सहायता से हमको ये पता चलता है कि कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, 2, और उनमें किसी भी एक परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। और ये पता चल गया हमें कि किसी भी कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो नियम है ये क्या करता है कि किसी भी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित कर देता है, ठीक है। इसलिए हम इस पावली अपवर्जन सिद्धांत को या पावली नियम को अपवर्जन का नियम कहते हैं, और इसलिए यहाँ पे ये अपवर्जन शब्द का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस नियम को समझते हैं। यह नियम इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित होता है, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किस तरह से किया जाएगा उससे संबंधित है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और मैं इन्हें 3D उपकोष में भरना चाहता हूँ, तो मैं इन्हें 2 तरीके से भर सकता हूँ। जैसे देखिए, मेरे पास में 3D उपकोष में भर रहे हैं, मतलब इसमें हमारे पास में 5 डिब्बे होते हैं, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है जिसे मैं यहाँ पहले ही बना दे रहा हूँ, 3D उपकोष, इसमें 5 डिब्बे होंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरने हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भर देता हूँ। चलिए मान लीजिए मुझे क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैंने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन पहले के पहले युग्मन करते हुए भर दिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 6 और ये 1 7। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, अधिकतम बहुलता का नियम का लागू करते हुए क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नियम लगा दिया और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहा हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस तरह से पाँचों में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर अगला इलेक्ट्रॉन युग्मन कब होगा, जब पूरे डब्बों में 1-1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे युग्मन होने लगेगा। तो 2 युग्मन यहाँ पर देख चुके हैं अपन, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम क्या समझ रहे थे कि ये तो हो गया हुंड के नियम के अनुसार, हमने यहाँ पे क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनों को भर दिए।
तो एक प्रोबेबिलिटी ये थी कि हम 3D में 7 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भर सकते थे, और एक ये कि हमने यहाँ पे हुंड का नियम लगा करके भर दिए। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी उपकोष के अंदर या किसी एक डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है प्लस का हाफ और एक का मान होता है माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, और यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ। ठीक है, तो यहाँ मान कितना आया, हाफ, और यहाँ आप जब चेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जीरो, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे भी हाफ, और यहाँ पे भी हाफ। तो जब आप इसे प्लस करेंगे कितना आएगा, 3/2। तो आप यहाँ पर देखिए मान किसका ज़्यादा है, मान इस तरफ वाले का ज़्यादा है, जिसको हमने हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार भरे हैं। देखिए यहाँ पर हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकतम संख्या होती है, उसका जो मान होता है वो अधिकतम होता है, इसलिए हम लोग इस नियम को क्या कहते हैं, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 2s कक्षक एवं 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखिए कोणीय संवेग के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग बराबर करणी L कोष्टक में L+1 और करणी के बाहर h/2π। तो ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। तो अब हम इस फॉर्मूले के अनुसार 2s कक्षक के लिए निकालेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। अच्छा देखिए इसमें ये जो L है ये इसका मतलब क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसका मान क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 2s के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग निकालेंगे। तो 2s के लिए n का मान तो 2 हो जाएगा और l का मान कितना हो जाएगा। देखिए आप जानते होंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान s उपकोष के लिए 0 होता है, p उपकोष के लिए 1 होता है, d उपकोष के लिए 2 और f उपकोष के लिए 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से l की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0। तो अब हम इन मानों को यहाँ रख देंगे। देखिए n के मान की ज़रूरत हमें नहीं है, l के मान की ज़रूरत है, तो इस l के मान को हम यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो क्या आएगा, करणी 0 कोष्टक 0+1 और ये h/2π। देखिए इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 0। तो यहाँ पे इसके लिए कोणीय संवेग क्या निकल के आया, 0। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में क्या है, 4f में कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखिए इसमें L की वैल्यू क्या होगी, f में L की वैल्यू 3 होती है, इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे 3 कोष्टक 3-1 और ये h/2π। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करें क्या आएगा, 3 × 4 h/2π, और इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 × 12 और 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और ये h/2π। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में √3 h/2π। तो हमारे पास में 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग क्या जाएगा, √3 h/2π, और 2s कक्षक के लिए हमारे पास में कोणीय संवेग क्या जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन गतिशील हों, इनसे संलग्न तरंगदैर्घ्य समान हो, तब इनमें से कौन अधिक तेजी से गति करेगा और क्यों करेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास में जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान है ये क्या है, नियत है, समान है दोनों के लिए, और साथ में इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेगा या प्रोटॉन तेजी से गति करेगा, जबकि दोनों की तरंगदैर्घ्य क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में इन दोनों का द्रव्यमान को देखेंगे। दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसे मैं me लिख दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारे पास में 9.1 × 10⁻³ -31 kg,
और प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसे मैं mp से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रोटॉन का वेट जो है ये ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के वेट से। ठीक है, प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से ज़्यादा है। ठीक है ना। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य। तो अब हमारे पास में एक हिंट ये मिल जाती है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/p होता है। डी ब्रोगली के समीकरण से हम यहाँ लिख सकते हैं डी ब्रोगली समीकरण से। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, h इज इक्वल्स टू h/p। और यहाँ आप जानते हैं कि जो p है ये क्या है, संवेग है, और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी p इज इक्वल्स टू mv। तो इस तरह से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, h/mv। अब आप जानते हैं h हमारे पास में यहाँ क्या है, एक नियतांक है। h नियतांक है जिसको हम क्या, प्लांक नियतांक बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ लैम्डा और h दोनों क्या चीज़ें, नियतांक है। तो जब हम इसका इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, mv इज इक्वल्स टू h/λ। ठीक है, इसी से ये ट्रांसफ़र हमने किए, क्या किए, mv को उस तरफ ले गए और बराबर के इस तरफ लेमडा को लाए, तो लेमडा मल्टीप्लाई में हो जाता था, इसलिए उसको जब हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, नियतांक, क्योंकि यहाँ पे h और लेमडा दोनों क्या हैं, नियतांक है। इसका मतलब mv इज इक्वल्स टू क्या आ गया, नियतांक आया। तो अब मैं इसे व्युत्क्रमानुपाती के पद में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते, देखिए अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, v इसी तरफ रहने दे रहा हूँ, और ये बराबर, ये नियतांक जैसा का वैसा, और इस m को जब मैं इस तरफ करूँगा तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/m हो जाएगा। और इस नियतांक और इस बराबर की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, व्युत्क्रमानुपाती का साइन। ओके गाइज, अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह का साइन लगाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे तो बराबर नियतांक आ जाएगा, कोई सा भी एक नियतांक आएगा, और ये एक प्रकार से रिलेशन हमारे पास में आ गई। तो अब आप इस रिलेशन से ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ का या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें वेट अगर ज़्यादा होगा, यानी कि द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब भी द्रव्यमान कम होगा तो उसका जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन होता है तो यहाँ पे संबंध उल्टे होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है, तो इलेक्ट्रॉन का वेट कम है, यानी कि उसका द्रव्यमान कम है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेग, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, ve से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा होगा। और प्रोटॉन, इसका वजन कम था, तो इसका जो वेग होगा vp जो होगा ये कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गति करेगा, और इसलिए करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है।